नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सज्जन से बातचीत करने जा रहे हैं जिनको मन में हमें ये फ़ील होता है, मेरे माता-पिता अब नहीं हैं यहाँ, तो जिनमें एक गार्डियनशिप फ़ील होती है उनसे बात करने में। और एक लंबा समय उन्होंने हमारे समाज को समझने में, राजनीति में उच्चतम स्तर पर खुद उपस्थित रहकर उसको उसके निर्णयों में हिस्सेदार बनकर निर्णय करके और निर्णय करने वालों को निर्णय करने में मदद करके जिन्होंने चीज़ों को देखा समझा है, ऐसे सोमनाथ शास्त्री जी आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हमेशा मन करता है कि बातचीत की जाए, लेकिन उनकी वय और हमारी अपनी व्यस्तताओं के चलते बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। कई बार कुछ इस बार जो बातचीत हो रही थी तो उनका कुछ थोड़ा दाँत वाली समस्या थी, वो सब उसको ठीक कर रहे थे। तो उस सब में थोड़ा विलम्ब हुआ, वरना हम लोग जो बात आज करना चाह रहा हूँ मैं, वो पहले करते। तो मतलब एक सुख मिलता है सोमपाल जी से बातचीत करने पर, और सीखने को तो जो मिलता है उसका तो कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। तो बहुत-बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला और आप उपस्थित हैं जी, सोमपाल जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अ, आपसे वहीं से शुरू करते हैं कि ये जिन बातों को मैं करना चाहता था वो ये कि जो चुनाव नतीजे आए हैं, जी। इन नतीजों के क्या नतीजे आप देश के लिए देखते हैं? देश के लिए इसमें क्या नतीजा है? शीतल जी, मेरी अ, अपनी मान्यता यह है, इस चुनाव के परिणामों को देखते हुए और इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, विशेषकर पिछले 10 वर्ष के अ, भारतीय जनता पार्टी या कहें तो एनडीए की सरकार के कार्यकाल को देखते हुए और समस्त विपक्ष के व्यवहार और दृष्टिकोण और उनका जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उनकी अपनी दोनों पक्षों की, उस सब को देखते हुए कई कई प्रकार के अनुमान कयास लगाए जा रहे थे। पर जिस प्रकार का निर्णय भारतीय जनता ने दिया है, मैं उसे मानता हूं कि बहुत ही संतुलित, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और बहुत विवेकशील निर्णय भारतीय जनता ने दिया है। क्योंकि एक तरफ तो सत्ता पक्ष का जो अहंकार था, वो सतत बढ़ता जा रहा था, आसमान को छू रहा था। उनके वक्तव्यों में भी, उनके दावों में भी, इस सब के बावजूद के बहुत सारे दावे उन्होंने किए थे जो किसी उनको मालूम होगा ये तो किस कारण से, जो उनके व्यवहार से, उनकी नीतियों से, उनके निर्णयों से सिद्ध नहीं हो पाए। और दूसरी ओर जो विपक्ष था, वो भी उसी तरह की भाषा बोलता रहा और लंबे चौड़े दावे करते रहे। परंतु भारतीय जनता ने, जैसे मैंने कहा, बहुत ही संतुलित और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय दिया। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रथम चुनाव है जिसमें इतनी बुद्धिमत्ता का और संतुलन का निर्णय भारतीय जनता ने, जनमानस ने दिया है। उसका एक प्रमाण तो यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से अपनी सफलताओं, अपने निर्णयों, देश की छवि को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को एक ऊंचे शीर्ष पर पहुंचाने और कानून व्यवस्था आदि, भ्रष्टाचार समाप्ति, जो घिसे पुटे जुमले आप सुनते हैं रोजाना, उनका दावा किया जा रहा था और 400 पार का नारा दिया जा रहा था। और दूसरी ओर विपक्ष उन्हें करारी हार देने का और सत्ता में आने का दावा कर रहा था। तो जनता ने दोनों को, दोनों का सही और न्यायपूर्ण स्थान बता दिया कि आपका ये स्थान है और आपका यह स्थान है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष के पर काटे गए, उनकी उड़ान को रोका गया, और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जो उनके वायदे थे, जैसे मैंने कहा, वो उन्हें प्रमाणित नहीं कर पाए अपने नीति निर्णयों से और प्रशासनिक व्यवस्था से। उनको बता दिया कि जितने आप दावे कर रहे हैं उसमें उतनी सत्यता नहीं है जितने ठोस और जोरदार और जोर शोर से आप दावे कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष को भी ये दिखा दिया
कि आपके सारे वक्तव्य और आपका जो नीति वक्तव्य है, खास तौर से जिसको आप आजकल की भाषा में पॉलिसी नैरेटिव बोलने लगे हैं, ये बड़ा घिसा-पिटा वाक्य हो गया, उसे कहते हुए भी संकोच होता है। ये कई शब्द ऐसे हो गए, कहीं न कहीं बात करें उसकी, तो वो ये कर, तो इस तरह के जो जुमले बन गए या पत्रकारिता के जगत में, तो उन दोनों को उन्होंने नकारते हुए विपक्ष को स्थान दिया कि हाँ, आपके लिए काम करने का स्थान है, सत्ता में आने की गुंजाइश है, परंतु अभी तक जो आपकी चीज़ें आई हैं और जो आपका पुराना व्यवहार रहा है, ख़ास तौर से कांग्रेस का और कांग्रेस के साथ मिले हुए इस तथाकथित इंडिया गठबंधन का, उन सबको सबकी जगह बता दी और ये कहा कि अगर आप मर्यादित तरीके से रहें और जो बातें आप कह रहे हैं उसके ऊपर सत्य भाव से आप आचरण करें तो जनता आपको स्वीकार करेगी, नहीं तो जनता नकार देगी। यह मेरी मान्यता है। तो मैं ये, खैर आपने लगभग इस चीज़ को बता ही दिया। अब हम भारत के लिए क्या उम्मीदें इस नई परिस्थिति में देख सकते हैं? एक जो चिंताएँ हैं वो ये थी कि हमारे लोकतंत्र को लेकर चिंता थी कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक रहने की नॉर्म्स और नियम हैं, बहुत सारे संविधान में उल्लिखित हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो उस संविधान का पालन करते हैं, उनकी कार्रवाई में झलकता है। उन सब को लेके जो बड़ी शंकाएँ इस देश में पैदा हुई थी और चुनाव के दौरान जिन पर काफ़ी बहस भी हुई और वो मुद्दे भी बने। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कोई सबक वर्तमान डिस्पेंसेशन जो फिर सत्ता में आया है तीसरी बार, उसने भी इस सब से जो जनता ने निर्णय किया है उससे सबक लिए होंगे और हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, इंस्टीट्यूशंस को अपना काम करने देने और चीज़ों को लोकतंत्र के पक्ष से बेहतर करने की ओर ये लोग कुछ बढ़ेंगे, या पुरानी ही चीज़ों को हम इस नए दौर में भी इम्प्लीमेंट होते देखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सबक इन्होंने लिया होगा? कि सबक जो लिया है उसका तो मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दलों ने क्या सबक लिया है, परंतु जैसा मैंने पहले कहा, मैं उसको पुनरावृत्त करने की कीमत पर भी, उसको रिपीट करने की कॉस्ट पर भी जनता ने दोनों को सबक ज़रूर दिया है और उनको लेना चाहिए। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है और संविधान की बात है, मुझे एक घटना स्मरण आती है। 1989 के चुनाव में, यदि मुझे तिथि ठीक याद है, तो 9 नवंबर को मैं लखनऊ जा रहा था। आपको याद है उस समय मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम करता था, तो किसी आवश्यक कार्यवश उन्होंने बुलाया। जिस वायुयान से मैं लखनऊ की यात्रा कर रहा था, मेरी बराबर की सीट के ऊपर एक विदेशी सज्जन बैठे हुए थे। तो उनकी वेशभूषा और उनके पास जो बैग वगैरह, कैमरा आदि था, उससे मुझे ये अनुमान हुआ कि ये निश्चित रूप से कोई विदेशी पत्रकार हैं। तो उन्होंने भी मुझे, मैं जो इलेक्शन का कार्यक्रम था वो था, उसके कागज वगैरह देख रहा था। तो वायुयान उतरने से पूर्व उन्होंने मेरे से यह जानना चाहा कि यहाँ कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी कि नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं विदेशी पत्रकार हूँ और अमेरिका की 18 न्यूज़ एजेंसीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जिसमें अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह अखबारों का। और इस 3 दिन में मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चुनाव दौरे को फॉलो करना चाहता हूँ, उनके साथ रहकर देखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा आप कोई टैक्सी मत लीजिए, मेरे साथ चलिए। तो वो रास्ते में जब हम आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने दिन से? उन्होंने कहा मैं 18 दिन से भारत में हूँ। तो मैंने कहा आपके क्या वो बनी रहा यहाँ के विषय में, क्या इमेज आपने, क्या छवि आपने ली है भारत की? तो उन्होंने 3 बड़ी सटीक बात कही शीतल जी। एक तो यह कहा कि यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि लोकतांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेसी हैज कम टू स्टे इन इंडिया, इट हैज बिकम योर वे ऑफ लाइफ, कि ये आपके जीवन की पद्धति बन गई है और आपने लोकतंत्र को मन से स्वीकार कर लिया और अंगीकार कर लिया है। यह तो एक प्रसन्नता की बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ आने से पूर्व
वहाँ बहुत लोगों के मस्तिष्क में भारत की यह छवि है कि ये तो पुरातन देश है, सपेरों का, जादूगरों का, बाजीगरों का, भेड़ चराने वालों का, पशु चराने वालों का, आदिवासियों का देश है। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ का आदमी तो बहुत प्रबुद्ध ही नहीं है बल्कि प्रगतिशील है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की तकनीकी शिक्षा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के हवाई अड्डे, यहाँ की मोटर रेल, और जितना भी खास तौर से शहरों में कहीं कहीं ऐसी पॉकेट्स हैं गरीबी की और पिछड़ेपन की, परंतु कुल मिलाकर आपका देश पूरी तरह से आधुनिक हो चुका है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि एक बात से मुझे, वो जो आपने लोकतंत्र की बात कही, कि उससे मुझे ये विश्वास हो गया कि अगर इस बार भी राजीव गांधी जी की पार्टी जीती तो आप उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देंगे, और यदि आप जीते तो राजीव गांधी जी आपके पक्ष को सरकार बनाने की अनुमति देंगे। ये आपके यहाँ लोकतंत्र की परिपक्वता का सीधा सीधा प्रमाण है। और मैं ये समझता हूँ कि जो विकसित विश्व कहा जाता है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि, उनको छोड़कर जो विकासशील या अविकसित देश हैं, उनमें लोकतंत्र की जड़ें केवल भारत में पूरी तरह गहरी हो चुकी हैं। ये संतोष की बात है। परंतु एक बात मुझे जरूर लग रही है कि भारतीय जनता की सहनशीलता इतनी अधिक है कि आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है, तो उसमें उतनी एकदम प्रतिक्रिया नहीं होती जैसी होनी चाहिए कुछ चीज़ों के प्रति। तो ये बात उन्होंने बड़ी तीनों सटीक कही। परंतु इस बार मैंने देखा कि जो उन्होंने कहा था उनकी आशंका निर्मूल हुई है। इस बार जनता ने अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही और संतुलित दिखा दी। तो जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, भारत में लोकतंत्र तो रहेगा। जिस किसी ने इसको मिटाने का जरा सा प्रयास किया तो आपके सामने दो, एक 1975 का आपातकाल की घोषणा का उदाहरण है। इंदिरा गांधी जी से जैसी सशक्त महिला जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, सिक्किम को भारत के साथ मिलाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, बांग्लादेश को अलग देश घोषित कर दिया, और कई और चीज़ें की, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। उनको भी भारतीय जनता ने सबक सिखाया, और इस बार वाले जो बहुत हवा में उड़ रहे थे इनको भी सबक सिखाया। और विपक्ष जो अपने कर्म से अधिक की अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, उनको भी बता दिया कि अभी नहीं, आपकी इतनी ही अभी हैसियत और हस्ती है, इतना ही कर पाए हैं, यहाँ तक आपको दे दिया। अच्छा करेंगे तो आगे आपको बढ़ा देंगे, नहीं करेंगे तो हम आपको भी काट सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। और संविधान की बात को देखिए, जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है, जिसमें वो हिंदूवादी और जो भी हिंदू के थोड़ा सा, और मूर्ति पूजा, अब हम लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम आर्य समाज की पृष्ठभूमि से आते हैं। और जितनी महर्षि दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने इस तथाकथित हिंदू धर्म की, मैं तथाकथित कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू धर्म, मैंने 4 वेद और 22 उपनिषद और कुछ और भी ऐसा साहित्य पढ़ा है, उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं आता। ये विदेशियों का दिया हुआ है। सै को है बोलने की परंपरा अरब से लेकर, और सिंध, और आज भी राजस्थान में सकल को अगला बोलते हैं, सिर को हिर बोलते हैं, सूंड को हुंड बोलते हैं, सिंध को हिंद बोलते हैं, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो वो जो इस तरफ ले जाना चाहते थे एक तरफ, तो उनको भी सबक दिया है कि भारत में ये नहीं चलेगा, यहाँ आपको भी संतुलित और समावेशी रहना पड़ेगा। अब आपसे थोड़े कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स पर ऐसे सवाल पूछते हैं जो हल्के तो हैं, लेकिन आजकल जिनकी चर्चा के बिना चीजें पूरी नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं, इधर एक हफ्ते से सारे मीडिया को ये बात करने की आज़ादी मिली है कि उत्तर प्रदेश में क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, योगी महाराज वहाँ से हटाए जाएंगे और किसी से उनका बदलाव किया जाएगा कि नहीं। आजकल टेलीविज़न चैनलों पर और मीडिया के दूसरे उपक्रमों पर चर्चा का केंद्र बिंदु ये बना हुआ है। आपका एक बहुत लंबा अनुभव है और आपने इन दोनों ध्रुवों की राजनीति को ऊपर से देखा है। नीचे से तो आपने किया और आप स्वयं सांसद रहे हैं वगैरह, लेकिन आपने इनको वहाँ शीर्ष से भी देखा है जहाँ निर्णय होते हैं। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो ये उथल-पुथल हो रही है, इसका क्या वर्तमान और भविष्य है?
क्या हो सकता है? देखिए, इस प्रकार की भविष्यवाणी शीतल जी करना मेरे लिए तो संभव नहीं है, मैं सक्षम नहीं मानता। क्योंकि राजनीति को आपने ये सही कहा, मैंने काफ़ी अंदर से देखा है, मैं उसका अंतरंग भाग रहा हूँ, नीति निर्धारकों का भी, नीति निर्णायकों का परामर्शदाता भी रहा हूँ और उसमें साझी भी रहा हूँ। और चुनाव को भी मैंने बहुत गहरे से देखा है। लोग पूछते हैं, आपने भी कहा आप बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, परंतु एक बात बताइए कि मैंने 4 चुनाव लड़े अपने जीवन में और उस क्षेत्र से लड़े जिसके प्रत्येक गांव की सब प्रकार की भूमिका और वास्तविकता को मैं जानता हूँ। वहाँ की जाति व्यवस्था को, वहाँ क्या-क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार का लोगों का व्यक्तिगत स्वभाव है, किस प्रकार का उनका सामूहिक प्रतिक्रिया किसी विषय पर होती है। और एक सार्वजनिक व्यक्ति के जीवन के, उसके व्यक्तित्व के 4 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पहला यह है कि जिन मुद्दों को हम राजनीतिक लोग समाज में उठाते रहते हैं अपने भाषणों में, सभाओं में और सभी मंचों पर कहते हैं, जब हमें वह अवसर मिल जाए प्रतिनिधित्व करने का, विधायक या सांसद बनने का, तो हम उनके प्रति कितनी प्रतिबद्धता, निष्ठा और ईमानदारी दिखाते हैं और कितनी योग्यता से और प्रभावपूर्ण तरीके से उनको उठाते हैं। दूसरा, यदि हमें अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई, कार्यकारी शक्तियां जैसे मंत्री बन गए या कहीं, तो उनको प्रशासनिक नीतियों में समाविष्ट करके उनको कितनी योग्यता और प्रतिबद्धता और ईमानदारी से क्रियान्वित करते हैं। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है कि उस व्यक्ति का स्वयं का चरित्र और उसकी छवि समाज में कैसी है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है सार्वजनिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, वह है कि जब समाज के लोग अपने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक काम के लिए उसके पास आए, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सामूहिक होती हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, सड़क बननी है, पानी का है, बिजली का है, या व्यक्तिगत होती हैं, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, तो उनका अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार आवभगत करना, उनको चाय पानी पूछना, आदर से संबोधित करना और यदि उनका काम ठीक है तो उसमें उनकी सहायता करना। तो इन चारों के होते हुए भी मैं व्यक्तिगत आधार पर कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी विरोधी भी कभी नहीं कह पाया आपके मित्र सोमपाल को कि हमें इन मामलों में कहीं कमी लगी। पर मैं 4 में से 3 बार हारा, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है भविष्यवाणी करने का। मैं स्वयं नहीं समझ पाया कि समाज क्या चाहता है। सबसे बड़ी खामी हमारे समाज की ये है शीतल जी, कि आज भी हम जनजीवन से संबंधित, आजीविका से संबंधित, अपने अस्तित्व और स्वास्थ्य से संबंधित, समाज में व्यवस्था से संबंधित, कानून और प्रशासन का ठीक से प्रकाशन, ठीक से नियमन, ठीक से क्रियान्वयन नहीं होना, उस सब के बावजूद दूसरे कारणों से कि ये हमारी जाति का व्यक्ति है, इसने कुछ इस तरह के काम कर दिए, उसी का परिणाम है कि 200-250 के करीब ऐसे सांसद हैं आज भी जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो कैसे वो जीत जाते हैं, तो मैं क्या भविष्यवाणी करूं। अब आपने योगी जी की और इनकी बात कही, देखिए ये सब अंदर की जो क्रियाकलाप है, मैं जिस व्यवस्था में रहा हूं, चाहे वह जनता दल था, चाहे उससे पहले मैं शुरू में कांग्रेस में भी रहा जब मैंने प्रारंभ किया 1984 में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अंतरंग उसमें रहा, मंत्रिमंडल में भी रहा, तो उस समय सभी दलों का एक संस्थागत स्वरूप हुआ करता था। मतभेद होते थे बड़े बड़े नेताओं में भी, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, जैसे वाजपेयी जी के समय माननीय वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी, माननीय शांता कुमार जी, श्री कल्याण सिंह जी, ये सब लोग कई बातों में बड़ी भिन्न भिन्न और काफी भिन्नता राय की रखते थे, परंतु परामर्श होने के बाद एक सामूहिक निर्णय होता था। इसी प्रकार कांग्रेस में था, इंदिरा गांधी जी और पंडित नेहरू, उन दोनों का व्यक्तित्व कैसा था, उसके बावजूद उनके बहुत सहयोगी थे ऐसे। मुझे याद है संसद में जब चीन का हमला हुआ, पंडित नेहरू ने ये कह दिया कि वहां तो नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज इन दैट लैंड, जो चाइना ने ऑक्युपाई किया था, कि वहां तो घास का तिनका नहीं उगता। तो उनके बहुत निकट सहयोगी और विश्वास पात्र महावीर त्यागी जी देहरादून से आते थे,
उन्होंने अपनी टोपी उतारकर संसद में कहा, मेरे सिर पर बाल नहीं है तो मैं इसको कटाकर फेंक दूं क्या बाहर। तो ऐसे लोग थे जो संसद में अपने दल के इतने बड़े नेता को ये कह देते थे। आज वह संस्कृति समाप्त हो चुकी है, और ये अंदर जो षड्यंत्र और आपस में मतभेद और क्या होते हैं उसका कुछ पता नहीं। मैं क्या उसके बारे में आपको अनुमान बताऊं, क्या भविष्यवाणी करूं, मैं तो सक्षम नहीं मानता अपने आप को। अच्छा, अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आने के बाद एक नियम चलाया था कि जो 75 वर्ष की आयु के लोग हैं वो राजनीति में अपना रोल करने के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, और उनके समय के बहुत सारे नेता उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए थे। कुछ मामलों में समझौते उन्होंने किए थे। अभी आप आपको क्या लगता है, क्या इस नियम का वो अपने लिए उस समय पालन करेंगे जब वो 75 वर्ष पूरा कर लेंगे, या वो जहां हैं उस पद पर बने रहना चाहेंगे और अगली बार भी बने रहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, जी। परंतु उस बात में अभी तक तो कोई अपवाद मुझे नहीं हुआ लगता। एक आध कोई हुआ हो तो मेरे संज्ञान में नहीं आया। परंतु जहाँ तक मार्गदर्शक मंडल का सवाल है, आप भी गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूँ। कई बार जो यहाँ शहर में बैठे और पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने का अहंकार पाल लेते हैं और उसमें गौरव अनुभव करते हैं, गांव के अनपढ़ व्यक्ति कई बार बहुत विवेकपूर्ण ऐसी बातें कह देते तो जीवन के अनुभूत ज्ञान के ऊपर आधारित होती थी। तो वहाँ ये कहा करते थे कि जब किसी को आप किसी काम से हटा के खाली बैठा दें तो वो बाट देखता रहता है, बाट जोता रहता है, रास्ता देखता रहता है। तो उसको मार्गदर्शक कहते हैं, जो अपने घर में बैठ के रास्ता देखता रह जाए। तो वो मार्गदर्शन नहीं कर, मार्ग का दर्शन करता है, मार्गदर्शन कराता नहीं है। थोड़ा सा ही अंतर है, करता है कराता है। तो इन्होंने उन सब बड़ों को अपने से हटाकर और निश्चित रूप से उस सत्ता को अपने हाथों में और अपने चुने हुए अपने नीचे काम करने वाले अपने से थोड़े निम्न स्तर के लोगों को, जहां उनकी पूरी कमांड चले, कोई दखल नहीं दे। तो ये तो उस भावना से प्रेरित निर्णय था ये। नहीं तो जहाँ तक माननीय अडवाणी जी का सवाल है, यदि आज बात करें, मैं हालांकि उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं था। अब जैसे उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसके आधार पर बहुत सारा समर्थन भारत में मिला भारतीय जनता पार्टी को। और जहाँ तक वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का प्रश्न है, इनका चुनावी प्रक्रिया में कभी कोई भागीदारी नहीं रहती थी। प्रचारक थे, पार्टी में भी संघ की ओर से थे, परंतु सीधे सीधे उनको मुख्यमंत्री बनाया और फिर ये प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को इन्होंने उस सारी व्यवस्था से अलग किया तो वो माननीय अडवाणी जी थे। तो उस निर्णय से बहुत से लोग क्षुब्ध हुए हैं, उसको नाम दे दिया मार्गदर्शक मंडल का। परंतु कभी उस मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई हो, उनके पुराने अनुभव और ज्ञान का कोई लाभ लिया हो, नीति के संबंध में, प्रशासन के संबंध में कोई उनसे परामर्श लिया हो, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो खाली मार्गदर्शक मंडल कहना, तो ये भी एक प्रकार से एक पाखंड ही था कि उन्होंने सम्मान के लिए मार्गदर्शक कह दिया, और मार्गदर्शन माना तो है नहीं किसी से। तो वो सबके सामने की बात है। अब ये क्या करेंगे 75 का होकर, ये तो उन्हीं का निर्णय है। मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि अंदर जाकर उनकी बात पढ़ लूं। अच्छा, इधर कांग्रेस में थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है। निश्चित तौर पर उनकी सीटें भी बढ़ी हैं, दुगनी एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आसपास हुई हैं। राहुल गांधी को लेके देश में एक ट्रैक्शन पैदा हुआ है जो नजर आता है। और इधर बहुत तरह के सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि इवन हिंदी भाषा भाषी इलाकों में, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, राहुल गांधी ने, खासकर CSDS के सर्वे ने बताया है कि उन्होंने मोदी जी के समकक्षता हासिल की है लोगों में, लोकप्रियता में। कुछ मामलों में वो आगे भी गए, और उनके जो सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट्स हैं उनको देखने पर ये पता लगता है कि निश्चित तौर पर उनके बारे में लोगों की रुचि बढ़ी है। इतना तो सही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं रहा। उनके बारे में बहुत सारे संदेह थे, लेकिन जब से उन्होंने एक लंबी पदयात्रा की जो ऐतिहासिक रही, और फिर उसको दोबारा दूसरी तरह से भी किया, और तब से वो ज़्यादातर वक्त उन्होंने भारत में बिताया है, मुद्दों पर अपना रुख रखा है,
इस बीच उनके विरुद्ध कार्रवाई वगैरह हुई, उनकी सदस्यता ले ली गई, बंगला ले लिया गया, फिर वो पुनः जीत के आ गए, काफी वोटों से दोनों जगह से जीत गए। कुल मिला के परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं। एक संगठन उन्होंने बहुत सी पार्टियों का बना, जिसमें परोक्ष रूप से कांग्रेस को नेतृत्व मिल ही गया, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी थी। तो ये सारी चीजें मिलजुल के अब के राहुल गांधी के और कांग्रेस के बारे में आपका क्या आकलन? शीतल जी, जहाँ तक उनकी सफलता का प्रश्न है, उसमें दो मुख्य कारक रहे हैं। 2 फैक्टर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। एक यह कि उन्हें किसी स्थिति में आकर शायद यह विवेक आ गया कि जब तक विपक्ष का वोट बंटने से नहीं रोका जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका जा सकता। और उन अर्थों में ये आत्मस्वीकृति करने के बाद, ये रियलाइजेशन करने के बाद, एहसास होने के बाद, उन्होंने बहुत सारा क्षेत्र अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश का चर्चा करना चाहूँगा, महाराष्ट्र का चर्चा करना चाहूँगा। वो इन दोनों प्रदेशों में उनको सफलता भी उसी अर्थ में मिली। तो यह एक विवेकपूर्ण निर्णय था। दूसरी बात ये कि आपने यात्रा की बात कही। देखिए, यात्रा यहाँ कई लोगों ने की। पहले श्री चंद्रशेखर जी ने बहुत बड़ी यात्रा की थी जी। क्या हुआ? कुछ निकला उसमें से? बहुत लंबी यात्रा की थी उन्होंने। नहीं, उसके बाद एक ऐसी घटना हो गई थी ना, श्रीमती गांधी जी की नहीं, वो देखिए, वो घटनाएं कुछ न कुछ हो जाती हैं, परंतु फिर भी वो नई घटना होती तो भी कुछ नहीं हो पाता। मैं खूब जानता था, हालांकि मेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद रहा, मेरी उनसे बड़ी निकटता और बड़े अनौपचारिक संबंध रहे हैं, और बहुत अर्थों में उनका आदर भी करता हूं मैं। परंतु उनकी कुछ ऐसी भूमिकाएं रही हैं जिनका मैं बहुत बड़ा आलोचक हूं। यह विषय अब नहीं है, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो सफलता नहीं मिली। और मुरली मनोहर जोशी जी ने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक यात्रा की थी, तिरंगा फहराया था, तो नेता मुरली मनोहर जी तो नहीं बन पाए। और रथ यात्रा माननीय अडवाणी जी ने की थी, और जो जिसको मैं पहले भी कहा कि 1998, 1996 और 1998 की सफलता और उसके बाद 1999 की सफलता का बहुत सा श्रेय माननीय अडवाणी जी के उस अभियान को जाता है। परंतु फिर उनका क्या हुआ? 2009 में उनको भारत की मानसिकता ने, जनमानस ने नकार दिया पूरी तरह से। उनका सारा प्रयोग विफल हो गया। तो एक बात तो जरूर होती है कि जब राहुल गांधी यात्रा पर गए दोनों, तो वहां तरह तरह के लोगों से उन्हें मिलना हुआ, उन्होंने जनता की वास्तविकता देखी, तो शायद कुछ उनको ये एहसास हुआ हो कि हाँ, भारत का जनमानस और उसकी कठिनाई क्या है, लोगों से उनके विचार सुने। और उसमें इतना निश्चित है कि पिछले 2-3 वर्ष में उनके व्यक्तित्व में कुछ विकास आया है, प्रगति हुई है, कुछ प्रबुद्धता भी आई है, संतुलन भी आया है, और उनकी अभिव्यक्ति का तौर तरीका भी कुछ बेहतर हुआ है। परंतु उतना नहीं हुआ जितनी भारत को अपेक्षा है एक बड़ा नेता बनने के लिए। और ये जो चुनाव हुआ उसमें जो उन्हें सफलता मिली, तो उसमें 2 तत्व मुख्य रहे। एक तो मैंने बताया कि इनकी विफलता, वर्तमान सरकार की बड़ा योगदान उसमें रहा, और दूसरा इनका यह विवेक उत्पन्न होना कि जब तक विपक्ष की वोट को बंटने से नहीं रोका जाएगा, इनको नहीं रोका जा सकता। ये 2 निर्णय तो उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण किए। परंतु जहाँ तक उनकी राजनैतिक, प्रशासनिक और दूसरी नीतियों के संबंध में समझ की बात है, और जो उनकी भाषा और अभिव्यक्ति है, उस शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचने के अनुरूप उनका व्यक्तित्व अभी नहीं बना। तो इस सफलता में उनके व्यक्तित्व के विकास का योगदान केवल इतना ही है कि उनकी अभिव्यक्ति में सुधार हुआ है और उन्होंने विपक्ष का वोट बंटने से रोक लिया। परंतु जो आलोचना हम आज संस्थागत स्वरूप की समाप्ति की कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वह आलोचना विपक्ष के संबंध में ज्यादा संगत है, ज्यादा रेलेवेंट है। आप देखिए, बंगाल में कुमारी ममता बनर्जी, बिहार में श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद जी का परिवार,
उसमें उड़ीसा में श्री पटनायक जी, फिर आप सोरेन जी का परिवार झारखंड में, फिर केसी राव जी का परिवार तेलंगाना में, जगन मोहन रेड्डी जी और चंद्रबाबू नायडू जी के परिवार आंध्र प्रदेश में, स्टालिन और करुणानिधि जी का परिवार तमिलनाडु में, श्री शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी का परिवार महाराष्ट्र में, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी भजनलाल जी के परिवार हरियाणा में, हरियाणा। बादल साहब का परिवार वहाँ, और हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं आता हूँ मायावती बहन जी, श्री मुलायम सिंह जी का परिवार, और हमारे पश्चिम में माननीय चौधरी चरण सिंह जी का परिवार। तो ये कोई दल थोड़ा ही है। और अब कांग्रेस पर आ जाइए, कांग्रेस का कौन सा संस्थागत स्वरूप है? कांग्रेस के पूरे इतिहास का अवलोकन कीजिए आप। जहां जहां जिस नेता ने जड़ पकड़ी, जो समाज में प्रभावी हो गया अपने अधिकार से, उसको कांग्रेस के हाईकमांड ने काटने का और उसके राजनीतिक हत्या करने का काम किया। और जब वो बाहर चले गए तब उन्होंने सत्ता में भी आए और कांग्रेस की छाती के ऊपर मूंग भी दली। उसके बहुत उदाहरण है, उसमें श्री बीजू पटनायक भी हैं, श्री अजय मुखर्जी भी हैं, कर्पूरी ठाकुर भी हैं, प्रकाश सिंह बादल भी हैं, शरद पवार जी भी हैं, और रामकृष्ण हेगड़े भी थे, देवराज अरस भी थे, श्री गोविंद नारायण सिंह थे, चिमन भाई पटेल थे, चौधरी चरण सिंह थे, बहुगुणा जी थे। कितनी गिनती कराऊं आपको, सब कांग्रेस के ही तो लोग थे। वो नाथुराम मिर्जा थे, चौधरी कुंभाराम आर्य थे, तो सब लोग कांग्रेस से निकलकर बाहर आए। तो एक मजाक में चौधरी कुंभाराम आर्य, जो बड़े प्रबुद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे, वो कहा करते थे कि सर्पिणी यानी सांपन के विषय में ये कहा जाता है कि वो इतने अंडे देती है सैकड़ों, और जब वो अंडे उसमें से बच्चा निकलता है तो वो केंचुए की तरह होता है, वो भागता है, तो उस समय वो उनको खाना शुरू कर देती है, तो कुछ उसमें से निकल जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो वो कांग्रेस की तुलना उस सर्पिणी से किया करती थी कि इसने अपने बच्चों को खाने का काम किया है। और लगभग लगभग वैसा ही काम वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा भी कर रही है कि जहां जहां इनके नेतृत्व जड़ पकड़ते हैं। मेरे पिताजी के साथ एक सांसद हुआ करती थी, आपके याद होगा, वो बिहार से तारकेश्वरी सिन्हा जी। तारकेश्वरी सिन्हा जी। जी। तारकेश्वरी जी मजाक में ये कहा करती थी कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वो गमले में उगाए लोग हैं, जिनकी जमीन जड़ में चली गई उनको उखाड़ के रख दिया जाता है जिससे वे मुरझा जाएं, कोई जमीन में नहीं जम जाए। तो उसका ये परिणाम इनको मिल रहा है। तो उसमें दोनों, आप परिवारवाद की बात करने तो कांग्रेस में कौन है, और आज है क्या किसी की हिम्मत करने की बात? तो वो भी तो एक परिवार का ही धंधा हो गया। तो कठिनाई है कि जो मैं अपने उस टिप्पणी को दोबारा दोहराना चाहूंगा जोर देकर, कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप संस्थागत नहीं होकर व्यक्तिगत होता चला रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपकी चिंता बहुत ही जरूरी है, लेकिन दो व्यक्तित्व और रह गए हैं जिनके बारे में चूंकि आप हम सब लोगों से कम नहीं बल्कि ज्यादा भिज्ञ हैं और आज की राजनीति में उनका बड़ा रोल है। वो है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी। आज जो भी सरकार है उसमें इन दोनों लोगों की बैसाखी के बिना कुछ सोचा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों को आप जानते हैं। तो उनके बारे में इस और उनके इस रोल के बारे में कुछ शब्द आपके मिल जाएं तो हमारे इस कार्यक्रम को समापन करने योग्य बनने में मदद मिलेगी। शीतल जी, व्यक्तियों के संबंध में टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, आपके अनुभव परंतु बहुत है देखिए, उनके बारे में। अब इन सारे जो भी क्रियाकलाप अभी हुए हैं हाल के महीनों में, उसमें से सीधी सीधी एक बात निकल कर आती है, उसमें कोई किसी प्रकार की शंका करने की या किसी प्रकार की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसरवादिता की नीति है। और एक बात ऐसी जो आपके किसी भी चर्चा में, पत्रकारिता या किसी मीडिया के जगत में नहीं आई, कि जितने भी ये नाम हमने लिए हैं जो आज विपक्ष में हैं, जिनका इंडिया गठबंधन बना, या इससे पूर्व के भी, उन्होंने, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं तो, किसकी स्पेस ऑक्यूपाई की है, किसका वोट बैंक हड़पा है? उन्होंने बीजेपी का वोट बैंक नहीं हड़पा है, उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक हड़पा है, या कांग्रेस ने उसको खाली कर दिया तो वो विकल्प के रूप में उपलब्ध हो गए और लोग उनके साथ लग गए।
तो एक बात आप बताइए, ये एक मूलभूत मानसिकता है, ये एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। व्हाई शुड दे यील्ड दैट स्पेस टू कांग्रेस अगेन? तो उनका ये दूरगामी हित है, इस बात में अपना इंटरेस्ट है, अपना स्वार्थ है कि जो स्थान और जो मत लिया है उन्होंने, वे तो कांग्रेस का लिया है, तो उसको वो कांग्रेस को वापस क्यों दे देंगे? और यहाँ अब वो एक ऐसी स्थिति में आ गए कि कम से कम अपनी राजनीति, अपने प्रदेश का विकास करने के लिए वित्तीय संसाधन दबाव में लेकर केंद्र से लेने के लिए, जैसे वहाँ की राजधानी बननी है और ये सब चीज़ें, फिर व्यक्तिगत चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। जब तक उनकी स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी, इनके साथ रहेंगे, नहीं होगी तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो मान्यताओं के आधार पर, नीतियों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर ये गठबंधन नहीं हो रहे हैं, ये केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चलेगा, यूं का यूं ही चलेगा। आपसे बात करने का सुख जो है वो अनंत है, लेकिन कार्यक्रम दूसरी तरह से बनाए जाते हैं, उनमें समय की एक सीमा रहती है। तो आज तो इसको यहीं रोकते हैं, लेकिन फिर उम्मीद है कि आप भविष्य में समय देंगे और आपसे और बातें की जाएंगी। आप जो उपनिषद पे काम कर रहे हैं, उस काम पर आपसे अलग बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज आपसे आज तो राजनीति का उपनिषद है। आज राजनीति के उपनिषद पर आपकी टिप्पणियां मिल गई और हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे, ये उम्मीद है। चलने से बहुत पहले बहुत एक जी, टिप्पणी कर दूं और अनुमति दे जरूर दूं। जरूर जरूर जरूर। मैं ये जरूर चाहूंगा, जी विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूंगा और उनके हित में अनुरोध करना चाहूंगा जी कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जी कानून व्यवस्था, जी प्रशासनिक व्यवस्था, और जी इतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायिक प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। जी तो जिस प्रकार के मैनिफेस्टो या नीति पत्र की भारत की जनता को अपेक्षा है, देश को आवश्यकता है, उसमें संविधान की रक्षा का प्रश्न भी आ जाता है। जी उसके लिए एक समग्र समेकित नीति पत्र बनाकर लोगों के समक्ष रखें और सब प्रकार के तत्वों से समाज में उसके ऊपर परामर्श आमंत्रित करके उसको जनोन्मुखी बनाकर, पब्लिक ओरिएंटेड बनाकर पेश करें, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। यही नकल करना कि वो अनाज इतनों को फ्री दे रहे हैं, वो इतनों को सम्मान दे रहे हैं, हम ये पेंशन दे देंगे, तो अगर वही घिसी पीटी राजनीति करनी है तो उथल पथल होती रहेगी, समाज का उससे कोई दीर्घकालीन और टिकाऊ भला होने वाला नहीं है। ये अनुरोध मैं जरूर आपकी तरफ से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अनुरोध के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ हम लोग विराम देंगे और भविष्य में आपका समय मिलेगा, इसकी उम्मीद है। इस अपेक्षा के साथ आपको एक बार फिर नमस्कार करने का मन